गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हम पाचन तंत्र नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और मानव पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया विधि हम पढ़ रहे थे। और पाचन की क्रिया विधि में जो 5 चरण होते हैं उनमें से पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, चौथा भोजन का स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण हम पढ़ चुके थे और भोजन के पाचन में मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन हम पढ़ चुके थे। छोटी आंत्र में पाचन हम पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास छोटी आंत्र में पाचन से। छोटी आंत्र में पाचन कुछ बिंदु हम पढ़ चुके थे। फॉर एग्जांपल मैं रिवाइज करना चाहूँगा आपको। वहाँ हम पढ़ चुके थे जो आपके निष्क्रिय एंजाइम थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोएलेस्टेज, उनको सक्रिय हमने कर दिया था। ठीक है, अब ये सक्रिय एंजाइम किस प्रकार से भोजन का पाचन कर रहे हैं वो हम देखते हैं। अग्नाशयी जो रस में उपस्थित जो एंजाइम थे जो निष्क्रिय फॉर्म में थे वो सक्रिय हो चुके थे और हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं उसके आगे। देखिए जो आपका आमाशय है, आमाशय में जो आपका पेप्सिन नामक प्रोटीन का जो पाचन करने वाला एंजाइम है वो जटिल प्रोटीन अणुओं को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोज में, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में। माना डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड भी आ जाए तो भी पाचन यहां पर हो सकता है। ओके, इनको क्या करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है पीएच यहाँ पर 7 है रिक्वायर्ड जो उपस्थित होती है और आवश्यक होती है। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को छोटे पॉलीपेप्टाइड अणुओं में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा ट्राइपेप्टाइड्स में व डाइपेप्टाइड्स में। और जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो क्या करेगा, इन छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को, ये जो आपके छोटी पॉलीपेप्टाइड्स है इनको कन्वर्ट कर देता है ये अमीनो अम्लों में प्लस डाइपेप्टाइड में। कौन? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यहां भी पीएच क्या होती है, 7 होती है। ओके, इसके अलावा जो इलेस्टेज एंजाइम होता है वो इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। न्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। अब हम आ जाते हैं छोटी आंत्र में जो आंतरिक श्लेष्मिका है उसके द्वारा भी कई सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। और ये एंजाइम एक्चुअली हम जब पाचक ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे वहाँ हमने आपको सेपरेटेड सारी पाचक ग्रंथियों के बारे में बता दिया था। यदि किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो पाचक ग्रंथियों वाला वीडियो पहले देखे। ओके, तो यहाँ हम डायरेक्टली पाचन की क्रियाएं पढ़ रहे हैं। वहाँ पाचन से संबंधित जो आपकी ग्रंथि आती है उनसे स्रावित होने वाले पाचक एंजाइमों को हम बता चुके हैं कि कौन सा पाचक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। ओके, तो हम छोटी आंत्र में जो आंतरिक श्लेष्मिका है वहाँ से भी कई सारे पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं और ये आपका प्रोटीन का पाचन होता है समाप्त। न्यूक्लिक अम्ल का भी यहाँ पर हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल एक्चुअली जो न्यूक्लिएज नामक एंजाइम होता है ये क्या करता है, अब देखो न्यूक्लिक अम्ल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेंटोस शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है और फास्फेट समूह होता है। सबसे पहले पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। और न्यूक्लियोसाइड से जुड़ जाता है फास्फेट समूह, बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल
जो है वो न्यूक्लियोटाइड बना देगा। क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियो ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा इसको, न्यूक्लियोसाइड, और फास्फेट समूह हो जाएगा अलग। ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है इस न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देगा पेंटोज शर्करा में और नाइट्रोजनी क्षारक। इस प्रकार से तीनों घटक अलग अलग हो गए, पेंटोज शर्करा हो गई, नाइट्रोजनी क्षारक हो गए और फास्फेट समूह होगा। ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कंप्लीट हो गया। अब शर्करा का और वसा का पाचन और हम पढ़ देते हैं, ये हटा देते हैं अपन। जो आंतरीय लाइपेज होता है, आंतरीय लाइपेज मतलब जो आंतरिक श्लेष्मिका से स्रावित हो रहा है, यह आंतरीय लाइपेज क्या करता है, जो आपकी ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड आंतरीय लाइपेज, यहां पीएच थोड़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे वो जूजेनम की ओर बढ़ने लगता है भोजन, ड्यूडेनम से जैसे जैसे जूजेनम की ओर बढ़ने लगता है तो पीएच बढ़ती जाती है, पीएच का मान 8.5 हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है किसके अंदर, वसीय अम्ल फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड में, जो इसके सबसे सरल अणु होते हैं मोनोग्लिसराइड। वसा का पाचन भी समाप्त होता है। अब देखिए आपकी जो आंतरिक श्लेष्मिका है उससे कई सारे एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो शर्करा का पाचन करते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रीन, इनका पाचन करने के लिए माल्टोज का पाचन करता है माल्टेज नामक एंजाइम। पीएच सभी की 8.5 ही होती है, ध्यान रखना। माल्टोज एक्चुअली डाइसेकेराइड है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है। उसके बाद सुक्रोज का पाचन करता है सुक्रेज नामक एंजाइम। पीएच वही 8.5 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 8.5 ही चलेगी कंप्लीट। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज, या तोड़ दी जाती है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड में। फ्रक्टोज फल की शर्करा है या फल शर्करा भी इसको कहते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा या अंगूर शर्करा किसे कहते हैं, उसका आंसर होगा आपका फ्रक्टोज। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है, क्या है, दुग्ध शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। इस लैक्टोज का पाचन करता है लैक्टेज नामक एंजाइम। पीएच वही 8.5 होगी और यहाँ पर ये भी डाइसेकेराइड है तो ये बढ़ जाती है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ओके। उसके बाद अल्फा डेक्स्ट्रीन, इसमें क्या है, 3 से 9 क्या होते हैं आपके ग्लूकोज के अणु होते हैं और ये अल्फा डेक्स्ट्रीनेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से शर्करा का पाचन भी समाप्त होता है। छोटी आंत्र के प्रारंभिक भाग में ही, गृहिणी में ही लगभग ये समाप्त हो जाता है और
पाचन की सर्वाधिक प्रक्रिया जो छोटी आंत्र के ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में कंप्लीट कर दी जाती है, और पाचन की अवशोषण की सर्वाधिक प्रक्रिया छोटी आंत्र के जूजेनम भाग में होती है। छोटी आंत्री को आहार नाल में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? जेजुनम। और आहार नाल में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका आंसर होगा ग्रहणी, ड्यूडेनम। तो छोटी आंत्र के बाद पाचन नहीं होता है, छोटी आंत्र के बाद भोजन का अवशोषण ही होता है। बड़ी आंत्र में कोई पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, मलाशय में कोई पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो भोजन का पाचन आपका होता है समाप्त। अब ये पचित भोज्य पदार्थ के बाद कन्वर्ट हो गए हैं ये सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में है। अब इनका क्या करेंगे? आंतरीय उपकला के माध्यम से इन्हें पहुंचा दिया जाता है रुधिर और लसिका के अंदर, और सरल एवं अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों को आंतरीय उपकला के माध्यम से रुधिर एवं लसिका में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। और भोजन का अवशोषण पढ़ेंगे हम इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।